गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर दो दो क्लास चल रहे हैं सर, BEE का भी तो चल रहा है सर इसी टाइम पे। यार मैंने तुम्हें मैसेज डाला ना उसमें कि स्वैप हो गई है क्लास। आज वाला मैडम का लेक्चर मैं ले रहा हूँ, कल मैडम लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर, गैस पावर साइकिल्स। इसमें जो है ये मेन कंटेंट्स हैं। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, नॉमेनक्लेचर, पिस्टन स्टैंडर्ड अरेंजमेंट, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है, कंप्रेशन रेशियो, मीन इफेक्टिव प्रेशर, एंड देन फ्यू एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। ये सारे जो हैं, ये हम सारे जो है कवर करेंगे। वी विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल इन टूडेज लेक्चर। यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट, जो फिफ्थ चैप्टर है, गैस पावर साइकिल्स। नाउ इसमें द फर्स्ट वन इज एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। क्या चीज़ होती है? बेसिकली एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आर द आइडियल साइकिल्स विच आर डेवलप्ड टू डिज़ाइन द इंटरनल कंबशन इंजन्स. Many scientists has you can say given many different types of 8 standard cycles. उनमें से हम 3 साइकिल्स जो है वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इनका मेन पर्पस यही है कि वेन एवर वी डिज़ाइन एनी इंजन वी विल ट्राई टू कम एज नियर एज पॉसिबल to the air standard cycles. So in that way we can, you can say, it give us a some sort of yardstick or benchmark. एक तरह से हमें इससे एक बेंचमार्क मिलता है कि जो हमारा आइडियल साइकिल ये है और हमने जो डिज़ाइन किया है वो ये है। क्योंकि आपको पता है कि जो आइडियल और जो प्रैक्टिकल जो चीज़ हम डेवलप करते हैं उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसीलिए जो एट स्टैंडर्ड साइकिल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको थोड़ा एक ओवरव्यू मिले कि जो डिज़ाइन होते हैं आईसी इंटरनल कंबशन इंजन्स, वो किस तरह से, उनका बेसिस क्या है। सो एज पर डेफिनेशन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आर डिफाइंड एज द थर्मोडायनेमिक हीट साइकिल वेयर एयर एक्ट एज अ वर्किंग मीडियम। अब ये एक तरह का जो साइकिल्स है, थर्मोडायनेमिक साइकिल है, जिसमें एयर जो है वर्किंग मीडियम है और जो हीट इंजन है उसके अंदर फ्यूल जो है वो वर्किंग एजेंट है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, वी बर्न फ्यूल एंड वी गेट सम आउटपुट वर्क. Now the sole purpose of air standard cycle is to produce the work output. इसका main, as per definitions we must know what is the swept volume, clearance volume, and what is the compression ratio, mean effective pressure. So let us start with one by one with all these definitions. Now सबसे पहले जो है इसमें, now the first definition is clearance volume. नाउ क्लियरेंस वैल्यू, आई होप आप सबको स्क्रीन जो विजिबल है, प्लीज यस सर। ओके फाइन. सो इन दिस यू कैन सी हेयर इन दिस, मैं थोड़ा सा और इसको जो है जूम करता हूँ. नाउ क्लियरेंस वॉल्यूम जो है फर्स्ट जो है एज पर डेफिनेशन, इट इज़ द वॉल्यूम विच इज़ लेफ्ट बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द टॉप डेड सेंटर. नाउ इस डायग्राम में देखो, जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली डैश जो रेड लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स द टॉप डेड सेंटर. नाउ बेसिकली टॉप डेड सेंटर क्या होता है कि जो पिस्टन जो है, द लास्ट पोजीशन विच अप टू विच द पिस्टन कैन मूव फॉरवर्ड, जो लास्ट पॉइंट है इसके आगे पिस्टन आगे नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर. नाउ इट मीन्स क्या हुआ, पिस्टन जो है इस रेड लाइन से आगे नहीं जा सकता और उससे आगे जो है सिलेंडर हेड है जहाँ पे ये वॉल्व्स वगैरह लगे हुए हैं. तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस वॉल्यूम को हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय VC. नाउ सेकंड इज द स्वेप्ट वॉल्यूम. स्वेप्ट मीन्स कितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया पिस्टन ने. तो एज पर डेफिनेशन, एज पर नेम, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय पिस्टन वाइल इट मूव्स फ्रॉम TDC टू BDC. बेसिकली स्वेप्ट वॉल्यूम का मतलब है कि जब पिस्टन TDC, मतलब इस रेड लाइन से पीछे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, मूव्स बैकवर्ड फ्रॉम TDC टू BDC. ये BDC है यहाँ पे. TDC मीन्स टॉप डेड सेंटर, BDC मीन्स बॉटम डेड सेंटर. तो जब पिस्टन पीछे मूव करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब इट मूव करेगा, जितना उसने वॉल्यूम स्वेप्ट किया है, तो जितना भी एरिया उसने स्वेप किया है मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक लेंथ, उसको हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम. तो यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला है, पिस्टन का एरिया निकालो पहले, π/4d². डी इज़ द बोर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, उसको हम कहते हैं बोर. सो अगर हम पिस्टन का एरिया निकाल लें मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक लेंथ, TDC टू BDC जितनी भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आ जाएगा हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम. सो दिस इज द यू कैन से फार्मूला फॉर द स्वेप्ट वॉल्यूम, VS. इट इज़ डिनोटेड बाय VS विच इज़ इक्वल टू π/4d² इंटू L. L इज़ द स्ट्रोक लेंथ.
एंड d इज़ द बोर डायमीटर। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ओके, नेक्स्ट इज़ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इज़ वेरी सिंपल। टोटल वॉल्यूम में क्या आता है आपका? टोटल वॉल्यूम इज़ कंसिस्ट ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। अब इसमें स्वेप्ट वॉल्यूम अभी हमने डिस्कस किया है कि वी स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस। क्लियरेंस वॉल्यूम से पहले हमने डिस्कस किया था, क्या था वो? जितना भी ये स्पेस है यहाँ से लेके टॉप डेड सेंटर से लेके इसके बीच में जो स्पेस वॉल्यूम है, इसको हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसको इस ये वाली वॉल्यूम प्लस टोटल ये वाली वॉल्यूम सारी ऐड कर दो तो हमारा टोटल वॉल्यूम बन गया। अब ये तुम्हें देखना है कि जो तुम पूछ रहे हो सी उसमें ये दोनों टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है या स्वेप्ट वॉल्यूम की। देखते हैं यहाँ पे पिस्टन के अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं। ये आपका जो है, अगर ये स्पार्क इग्निशन हो रही है तो ये स्पार्क प्लग है, ये इनलेट वाल्व, ये आउटलेट वाल्व हो गया, ये टॉप डेड सेंटर हो गया, ये बॉटम डेड सेंटर हो गया, इन दोनों के बीच में स्ट्रोक लेंथ, ये पिस्टन, ये दो जो आपको रिंग दिख रहे हैं ये पिस्टन रिंग्स हैं। उसके बाद ये आउटर जो आपका कट अवे सेक्शन है ये आपका पिस्टन जो है इट इज़ सिलेंडर, ये इनसाइड डायमीटर को बोर कह देते हैं हम। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कनेक्टिंग रोड है ये वाली। नाउ दिस रोड कनेक्ट्स अ पिस्टन विद द क्रैंक शाफ्ट। तो जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड के बीच में जो लिंक हुआ है उसके लिंक के बीच में एक पिन इंसर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं गज़न पिन, ताकि ये यहाँ पे जो पिस्टन है इट कैन फ्रीली मूव इनसाइड द सिलेंडर। तो ये कनेक्टिंग रोड का एक एंड, छोटा एंड जो होता है पिस्टन के साथ जो है कनेक्टेड होता है, बड़ा वाला एंड जो है क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। ये आगे कल मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्रैंक शाफ्ट का बेसिक फंक्शन यही है कि जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, बिकॉज पिस्टन इज मूविंग टू एंड फ्रो इनसाइड द सिलेंडर। अब बेसिकली हमने इसको, इस मोशन को हमने रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इसको हमने रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है। तो रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो है वी विल यूज़ द क्रैंक मैकेनिज़्म। तो उसमें क्रैंक केस यूज़ होता है और कनेक्टिंग रॉड यूज़ होती है। तो उससे हम वी कैन गेट द प्योर रोटरी मोशन। सो दिस इज़ सिंपल मैकेनिज़्म। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा compression ratio. Now it is very simple. इसका जो as per definition, the compression ratio is the total cylinder volume to the clearance volume. इन दोनों का जो रेशियो है, the ratio of the total cylinder volume to the clearance volume is defined as compression ratio. So if we denote RC, इस यहाँ C लिख लेना बिकॉज यहाँ RC और ये दोनों confuse होंगे आगे ना। तो let us say it is noted by R and subscript C. तो आर सी इज इक्वल टू वी टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वी क्लियरेंस वॉल्यूम। इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। अब आपको पता है टोटल वॉल्यूम इज आल्सो वी स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस वी क्लियरेंस वॉल्यूम। सो यू कैन आल्सो राइट इन दिस फॉर्म आल्सो। नेक्स्ट इज एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो किसी भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हमने कितना हमें वर्क आउटपुट मिला है उसका रेशियो या वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल हीट कितनी हमने सप्लाई की है, उन दोनों का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो ये सभी साइकिल्स के अंदर हमने निकालनी होती है। एक थर्मल एफिशिएंसी होती है, मोस्टली कई जगह हम दोनों को एक जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कई जगह इन दोनों को एक जैसे यूज़ किया है। नाउ उसके बाद एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जितने भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं उन सभी के लिए हमें निकालनी पड़ेगी है, उसको कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसको हम PMEP से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज़ डिफाइंड एज अ फिक्टिशियस कांस्टेंट प्रेशर एक्टिंग ऑन अ पिस्टन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक दैट वुड प्रोड्यूस द सेम वर्क आउटपुट एज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्चुअल साइकिल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मीन इफेक्टिव प्रेशर एक हमने फिक्टिशियस टर्म हमने एज्यूम किया कि लेट अस से इट इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर जो कि पिस्टन के ऊपर एक्ट करेगा ड्यूरिंग द एंटायर एक्सपेंशन स्ट्रोक। सो बेसिकली हमने क्या किया, अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि जो प्रेशर है वो पूरी एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसकी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कम होती है, फिर बीच में अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाती है, पीक आ जाता है, फिर उसके बाद फिर कम हो जाती है, फिर हाई, इस तरह से उसकी जो है वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग द इंटायर एक्सपेंशन स्ट्रोक।
तो उसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो प्रेशर है वो रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एंटायर एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय स्वेट वॉल्यूम। तो ये सिंपल एक डायग्राम बना रखा है कि ये पूरे एंटायर साइकिल में हमें लेटर से डब्ल्यू वी गेट द वर्क आउटपुट, दिस एरिया शेडेड एरिया इज शोइंग द वर्क जितना भी आउटपुट मिला है हमें, एंड वी एस इज शोइंग द स्वेट वॉल्यूम। और इस तरफ इस ये वाली साइड पे हमें ये पी एम ई पी मीन इफेक्टिव प्रेशर नज़र आ रहा है। तो इन दोनों का जो है प्रोडक्ट आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू दिस प्रेशर या इसकी ये छोटी वाली साइड मल्टीप्लाइड बाय लॉन्गेस्ट साइड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट इट विल गिव अस द एरिया अंडर द दिस शेडेड एरिया। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्वेट वॉल्यूम। तो ये क्लियर आई थिंक, इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो आगे हम चलते हैं इससे नेक्स्ट। फर्स्ट जो हमारा साइकिल है दैट इज़ ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल जो जितने भी हमारे इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं, जैसे आपके जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ट्रेन्स, कार्स मोस्टली यूज फॉर पेट्रोल इंजन, दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस। अब ये जो साइकिल है इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ये जो है हीट ऐड या हीट रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं कई बार। नाउ दिस इज़, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जरूर बनाना है इनका। तो इसमें फर्स्ट देखो ये प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। इसमें हमने अब सिंस इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो पहले सबसे पहले हमने 2 वर्टिकल लाइंस बनानी है, एक तो ये होगी एक ये होगी, 1 to 4 एंड 3 to 2 to 3। तो यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। 1 से लेके 2 तक इट इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 2 to 3 इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 3 to 4 इज़ अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, देन अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। टेम्परेचर एंट्रोपी के ऊपर आप देखोगे ड्यूरिंग द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस 1 to 2, ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, यानी इंट्रोपी सेम है यहाँ पे, इट इज़ ए कांस्टेंट एंट्रोपी, और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम बनाना है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं इस साइकिल में, दीज आर द मेन प्रोसेसेस, और उसकी ये डिस्क्रिप्शन है। नाउ दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। नाउ फर्स्ट 1 to 2 जो पहला प्रोसेस हो रहा है इट इज़ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, या जिसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सो फर्स्ट इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसमें कंप्रेशन हो रही है फर्स्ट प्रोसेस में। अब देखो 1 से लेके 2 तक जो है वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम पीछे जा रही है ना, वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट इज़ अ कंप्रेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एयर को कंप्रेस किया। सो इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी कैन यूज़ दिस, वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू सी। ये आपने ऑलरेडी पहले भी कई बार कर चुके हैं हम। उसके बाद 2 to 3, नाउ दिस इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो 2 to 3 कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। अब इस प्रोसेस में हीट ऐड होगी अंदर, तो यू द हीट विल कम इनसाइड द दिस साइकिल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट ऐड हो रही है। कितनी हीट ऐड हुई है वो हम यहाँ पे इस तरह से वी कैन शो दिस हीट मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय T3 minus T2। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज 3 to 4, अगेन इट इज़ आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। पहले कंप्रेशन था, अब ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है यहाँ पे। सो 3 to 4 इज़ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है। सो 2 to 3 जो है 3 to 4 जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी। उसके बाद 4 to 1 अगेन लास्ट जो प्रोसेस है इट इज़ अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अब ये अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रही है। आपको पता है कि किसी भी इंजन में पहले सोर्स से हम हीट लेते हैं, फिर उसका कुछ पार्ट जो है वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट जो है रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पे जितनी हीट रिजेक्ट हो रही है वो सिंक में रिजेक्ट हो रही है। सो कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, Q low इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम T4 minus T1। सो T4 minus T1 यहाँ से ये वाला ये प्रोसेस है यहाँ पे। सो 4 to 1 ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले हीट हमने कितनी ऐड की है, इतनी। Q high is this much heat is added and Q low this much heat is rejected inside the sink।
तो आपको पता है कि वर्क आउट जो जितना भी हमें कितना टोटल वर्क मिलता है उसका हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू जितनी हीट हमने ऐड की है और जितनी हीट हमने सिंक में रिजेक्ट की है, उन दोनों का ये डिफरेंस है। दैट मच वर्क इज कैन गेट दिस मच वर्क आउटपुट फ्रॉम दिस साइकिल। तो इसका एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क बाय टोटल हीट इनपुट। तो वर्क आपको मैंने पहले ही बताया था, दिस दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। तो ये आपका यहाँ से सॉल्व करके जो है इट यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन एज 1 माइनस T4 माइनस T1 T3 माइनस T2। ये आप देख लेना, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है यहाँ पे। नाउ ये तो आ गया आपकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। दिस इज एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। नाउ कंप्रेशन रेशियो, आपको पता है कंप्रेशन रेशियो क्या होती है, इट इज़ अ V1 बाय V2 इनिशियल वॉल्यूम बाय फाइनल वॉल्यूम। कितना कंप्रेशन हुई है ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। अब आपने कंप्रेशन रेशियो को हमेशा जो रिप्रेजेंट करना है वो RC से करना है, ये याद रखना आप। ओके नेक्स्ट इसमें है, सिंस द कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन प्रोसेसेस आर आइसेंट्रोपिक देयरफॉर, ये हम जो है ये एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन है, ये वाली यूज़ करेंगे, एक ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे एक प्रोसेस में। T3 बाई T4 V4 बाई V3 गामा माइनस 1। ये आप जो है इसको सॉल्व करके देखना अपने आप, ठीक है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है यहाँ पे। आई हैव नॉट यू कैन से फुली डिराइव दिस इक्वेशन। नाउ अब इसके ऊपर हमें पता है कि V2 इज इक्वल टू V3 एंड V1 इज इक्वल टू V4। ये दोनों जो है वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ये दोनों इक्वेशन जो है वैल्यूज सेम है। तो आप इनको जो है सब्स्टिट्यूट करो, टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ से आपका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, यू विल गेट दैट V1 और V2 इन दोनों का रेशियो था कंप्रेशन रेशियो RC कंप्रेशन रेशियो। सो यहाँ पे आ गया अगर कंप्रेशन रेशियो रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1। ये गामा जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स विच इज़ इक्वल टू 1.4, और ये RC जो है ये कंप्रेशन रेशियो है। तो इनको सॉल्व करके जो है की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी आपकी 1 माइनस 1 बाय कंप्रेशन रेशियो रेस टू पावर गामा माइनस 1। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है एफिशिएंसी फॉर द ऑटो साइकिल। तो आपने ये निकालनी है या इसको याद रखना एक्सप्रेशन कैसे आया। उसके बाद सेकंड है मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये हर साइकिल में हमें जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर भी हमें बताना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू है। ये मैंने यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, बट आपको पता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इज़ वर्क आउटपुट बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वर्क आउटपुट हमें कितनी मिली, डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय स्वेट वॉल्यूम V1 माइनस V2। तो इन दोनों का जो है रेशियो, इसको सॉल्व करके आप देखना है कि इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है। मैंने यहीं छोड़ दिया इसको भी। सो दिस इज़ योर ऑटो साइकिल। नेक्स्ट इज़ अ डीजल साइकिल। ये आपका ऑटो साइकिल है। डीजल साइकिल आपने बताया देखा है कि जितनी भी डीजल की गाड़ियाँ, जितने भी डीजल इंजन है, जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन। सो इसमें डीजल साइकिल में मोस्टली देर इज़ नो स्पार्क प्लग एज इन केस ऑफ इंटरनल। जैसे एसआई इंजन होता है स्पार्क इग्निशन, और सीआई इंजन होता है कंप्रेशन इग्निशन। तो डीजल इंजन मोस्टली जो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, लेकिन इसमें ऑटो इग्निशन होती है। नाउ एज पर डेफिनेशन द डीजल साइकिल इट इज़ अ कॉमनली यूज कंबशन प्रोसेस फॉर आईसी इंजन। ये काफ़ी इंजन्स में यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर होता है, बड़ी बड़ी जो ट्रक्स, बसेस, हैवी एयरक्राफ्ट्स, उसके बाद लोकोमोटिव इंजन्स, इन सभी में डीजल इंजन यूज़ होता है। पुरानी जो ट्रेन्स होती थी उसमें डीजल इंजन यूज़ होते थे। तो द फ्यूल यूज्ड, जो इसमें जो फ्यूल होता है जैसे डीजल है, जो इसमें द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय हीट जनरेटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। तो बेसिकली डीजल इंजन के अंदर जो है इग्निशन कैसे होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के बाद हम उसमें फ्यूल इग्नाइट करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, और फ्यूल ऑटोमेटिकली इग्नाइट होता है उसमें ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। So this is pressure volume and temperature entropy diagram for a diesel cycle। अब इसमें आप देखो इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। इसमें एक तो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और दो आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें ये वाले प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस इसमें क्या है, फर्स्ट इज़ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसमें जैसे उसमें था फर्स्ट तो सेम ही है, 1 to 2 इज़ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी फर्स्ट तो हमने एयर को कंप्रेस किया फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, इसमें वॉल्यूम जो रिड्यूस हुई, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद 2 to 3 इज़ ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस,
अब इसमें उसमें हीट हमने ऐड की थी ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, लेकिन इस केस में वी आर एडिंग हीट ड्यूरिंग ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें. नाउ वी आर इंजेक्ट एडिंग हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच इज़ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. अगेन 3 to 4 इज़ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. अब यहाँ से हमें जब एक्सपेंशन होगी तो वर्क आउटपुट मिलेगी हमें यहाँ पे. सो ड्यूरिंग 3 to 4 वी विल गेट सम यूजफुल वर्क फ्रॉम द इंजन, एंड फ्रॉम 1 to 2 क्योंकि हम 1 to 2 एयर को कंप्रेस कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, तो हमें वर्क इनपुट करना पड़ रहा है, लेकिन हमें वर्क आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है. एंड अगेन फ्रॉम 4 to 1 दिस इज़ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. 4 to 1 इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. यहाँ पे से हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं सिंक के अंदर. सो दिस इज़ शोइंग क्यू आउट. ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है. यहाँ पे देखो S1 इज इक्वल टू S2 ड्यूरिंग 1 to 2 एंड S3 इज इक्वल टू S4 ड्यूरिंग 3 to 4 प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ये डायग्राम ये आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये प्रोसेसेस हैं. नाउ प्रोसेस 1 to 2 दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एयर को कंप्रेस किया. दिस इज कंप्रेशन रेशियो, इसमें मे बी 20 to 1 और 35:1 हो सकती है. नाउ 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. अब इसमें हीट एडिशन हमने की है ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. नाउ हीट कमिंग इन इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ये ध्यान रखना है उसमें T3 - T2. तो ये तो आपकी हीट कितनी अंदर आई है ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. अगेन 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. देन 4 to 1 हीट इज रिजेक्टेड इनसाइड हीट सिंक एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये तो सेम है इन केस डीजल इंजन और ऑटो साइकिल में, दोनों में सेम है ये. तो हीट रिजेक्ट कितनी हुई है, m इंटू CV T4 - T1. नाउ टोटल वर्क आउटपुट कितना मिला हमें, W इज इक्वल टू QN - Q आउट. तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी, सेम वही वैल्यू पुट करो. हीट इन कितनी आई, हीट आउट कितनी गई, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल हीट अंदर कितनी आई. तो इन दोनों को सॉल्व करके इसका जो आया जो वैल्यू आएगी वो आएगी, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. उसमें ये वाली टर्म सेम थी, लेकिन ये वाली टर्म इसमें एक्स्ट्रा है, 1/RC. RC इज़ अ कंप्रेशन रेशियो. सो RC इज़ अ V1/V2 कंप्रेशन रेशियो, ये RC है. तो इन केस ऑफ डीजल इंजन दिस एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन इज़ 1 - 1 बाय compression ratio into T4 - T1 T3 - T2. नाउ फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, अब इक्वेशंस इसमें थोड़ी सी हमने यूज़ की हैं ताकि हम फाइनल जो एक आइडियल जो हमने इक्वेशन तक पहुंचना है, बिकॉज वी वांट ऑल द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो ओनली. तो हमने यहाँ तक पहुंचना है, वो जो है इक्वेशन जो है इट इज़ ओनली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. तो हमने आगे फर्दर ये सारी इक्वेशंस को यूज़ करना है. अब पहला जो है फर्स्ट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर ये वाली हमें पता है T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 रेज़ टू पावर γ-1. अब V1/V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी. नाउ यहाँ से क्या है हमारे पास, T2 इज इक्वल टू T1 टाइम्स कंप्रेशन रेशियो रेज़ टू पावर γ-1. उसके बाद सेकंड B, यहाँ ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आएगी, प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3. अब प्रोसेस 2 to 3 कौन सा प्रोसेस है, इट इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. नाउ सिंस इट इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो वहाँ पे हमारी इक्वेशन कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम, ये वाली P2 V2/T2 इज इक्वल टू P3 V3/T3. अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके T3 की वैल्यू जो है आप सब्सिट्यूट करोगे उसमें. तो यहाँ से हमारे पास आ गया T3 इज इक्वल टू T2 इंटू V3/V2. यहाँ से T3 की वैल्यू जो है सब्सिट्यूट द वैल्यू T3 इज इक्वल टू T1. यहाँ से T2 की वैल्यू यहाँ पुट करो इसके अंदर, ये वाली सारी चीज़ उठा के यहाँ रखो और ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास. सो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा T3 इज इक्वल टू T1 टाइम्स कंप्रेशन रेशियो रेज़ टू पावर γ-1 इंटू रो इज़ अ कट ऑफ रेशियो. रो क्या चीज़ है, V3/V2. ये भी एक तरह से कंप्रेशन रेशियो ही है, लेकिन ये कंप्रेशन रेशियो दूसरी उसकी सेकंड प्रोसेस की है. दिस इज इक्वल टू V3/V2 विच इज़ आल्सो नेम्ड एज कट ऑफ रेशियो. तो हमने दोनों इसको यूज़ करना है, रो को यूज़ करना है और कंप्रेशन रेशियो को यूज़ करके फाइनल रिजल्ट निकालना है. उसके बाद तीसरा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है. तो इस केस में हमें पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, T4/T3 इज इक्वल टू V3/V4 रेज़ टू पावर γ-1. तो ये सारी जो वैल्यूज़ वगैरह जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करके जो फाइनली you will get the efficiency for diesel cycle is in terms of
कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो, इन दोनों की टर्म्स में जो तुम्हारा फाइनल एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 1 माइनस 1 बाय कंप्रेशन रेशियो रेस्ट पावर गामा माइनस 1। यहाँ तक तो ये सेम है, दिस वैल्यू इज़ ऑलमोस्ट सेम विद द ऑटो साइकिल, लेकिन डीजल साइकिल के केस में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं ये डिफरेंस है, बस ये वाली चीज़ अलग है। तो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो भी है और यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो भी है, तो ये वाला डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, रो इज़ अ कट ऑफ रेशियो V3/V2 एंड गामा RC इज़ अ कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज़ अ स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो। तो ये आपका आ गया डीजल साइकिल का एक एक्सप्रेशन। अब इसका हमने निकाला मीन इफेक्टिव प्रेशर। उससे पहले फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डीजल इंजन या डीजल साइकिल। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है द डीजल साइकिल्स एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन रेशियो RC एंड कट ऑफ रेशियो। अब इसमें डीजल साइकिल के अंदर जो इसकी एफिशिएंसी है इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो कंप्रेशन रेशियो के ऊपर और एक कट ऑफ रेशियो के ऊपर। नाउ सिंस द एक्चुअल डीजल इंजन वर्क्स ऑन मच हायर कंप्रेशन रेशियोज एज कम्पेयर टू स्पार्क इग्निशन या पेट्रोल इंजन। अब बेसिकली आपको पता है डीजल इंजन की जो कंप्रेशन रेशियो है वो पेट्रोल इंजन से बहुत ज़्यादा होती है, जो है इट मे बी यू कैन से 2 to 3 टाइम्स हायर देन द स्पार्क इग्निशन इंजन्स। तो इसमें इतनी ज़्यादा कंप्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपको पता है इसकी एफिशिएंसी जो है इट इज़ यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी भी जो है पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट इज़ द कट ऑफ रेशियो इन अ डीजल इंजन इज़ प्रोपोर्शनल टू लोड ऑन द इंजन। अब एक और प्रॉब्लम इसमें, ये सेकंड प्रॉब्लम है इसमें एक, कि कट ऑफ रेशियो जो है लोड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा कट ऑफ रेशियो जो है कम होती जाएगी या उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इट मीन्स कि डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो लोड जैसे जैसे हम उस पर लोड इंक्रीज़ करेंगे, लोड डालेंगे इंजन पे, तो उसकी एफिशिएंसी जो है रिड्यूस होती जाएगी आगे। तो ये इसके थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। अब इसमें है मीन इफेक्टिव प्रेशर इन केस ऑफ डीजल इंजन। सेम वही इक्वेशन यूज़ करनी है, वर्क आउटपुट बाय इंजन डिस्प्लेसमेंट या उसमें स्वेट वॉल्यूम। तो ये वर्क आउटपुट है और ये स्वेट वॉल्यूम है, इन दोनों का रेशियो। इसको आगे सॉल्व करना है आपने। सो दिस इज़ योर यू कैन से ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। सो टुडे आई हैव डन विद 2 टॉपिक्स। एक लास्ट इसमें है ड्यूल कंबशन साइकिल, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप कि आपको सबको ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, मैं पूछ फ्यूल आता कहाँ से है डीजल इंजन के अंदर और कब आता है? कार्बोरेटर से। नहीं, गलत। एनीवन एल्स? इन फ्यूल कब आता है और कैसे आता है इन डीजल इंजन? और डीजल इंजन के अंदर कार्बोरेटर होता है या नहीं होता? सर कार्बोरेटर नहीं होता है सर डीजल इंजन के। अच्छा, बाकी बच्चे बोलो यार कुछ। इंजन तो सबको पता है, सबको सबने देखे हैं। मोटरसाइकिल चलाते हो तुम, बाइक चलाते हो, गाड़ियाँ चलाते हो, तुम बताओ मुझे डीजल इंजन के अंदर और पेट्रोल इंजन के अंदर डिफरेंस क्या है? सर पेट्रोल इंजन के ऊपर सर स्पार्क प्लग लगा होता है सर। हाँ साहिल भट्ट, तुम बोलो क्या कह रहे हो? सर पेट्रोल इंजन में सर स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन में सर स्पार्क प्लग नहीं होता है। ओके, मनीष कुमार तुम बताओ कुछ। मनीष हो गया। अब देखो पेट्रोल इंजन के अंदर जो है स्पार्क प्लग होता है, उसके अंदर कार्बोरेटर होता है। डीजल इंजन के अंदर कोई कार्बोरेटर नहीं होता, उसके अंदर कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। डीजल इंजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप नोट करो, पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता है। वो कहाँ होता है? एयर का और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कौन बनाता है? वो कार्बोरेटर बनाता है, उसको प्रिपेयर करता है। कार्बोरेटर उसको किस तरह से मॉनिटर करता है कि जब लोड ज़्यादा है तो वो रिच फ्यूल का मिक्सचर बना के देता है, यानी उसमें फ्यूल ज़्यादा होगा, एयर कम होगी। जब लोड कम है तो एयर ज़्यादा होगी, फ्यूल कम होगा। तो वो सारा काम कर रहा है कार्बोरेटर। और वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर कब आता है? पिस्टन के अंदर कब आता है? उसके अंदर सिलेंडर के अंदर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। जब सक्शन स्ट्रोक होती है तो इनलेट वाल्व खुलता है, उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, उसके बाद कंप्रेशन होती है। लेकिन डीजल इंजन के अंदर, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, बट इन केस ऑफ यू कैन से डीजल इंजन, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन केस ऑफ डीजल इंजन, यहाँ पे ये इनलेट वाल्व जो है और आउटलेट वाल्व ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक सिर्फ एयर अंदर आएगी। सक्शन स्ट्रोक के बाद
जो है ओनली एयर विल कम इनसाइड, इट विल कंप्रेस इनसाइड द क्लियरेंस वॉल्यूम, एयर अंदर आएगी, उसके बाद वो कंप्रेशन होगी, तो एयर जो है इट विल बी कंप्रेस टू अ वेरी हाई कंप्रेशन रेशियो। अब एयर कंप्रेस हो गई, लेट अस से द प्रेशर ऑफ द यू कैन से कंप्रेस्ड एयर इज़ वेरी वेरी हाई अप टू 35 बार्स। कितना हो गया? 35 बार। अब 35 बार के अंदर आपने अब उसमें स्पार्क प्लग नहीं होगा, उसमें यहाँ इंजेक्टर होगा। अब इतना हाई प्रेशर के अंदर आपने फ्यूल को इंजेक्ट करना है अंदर, कैसे करोगे? अगर मैं आपको कहूँ टायर के अंदर हवा भर के दिखाओ जिसमें ऑलरेडी जो है 2 बार प्रेशर है, तो आप भर सकते हैं मुंह से हवा? नहीं भर सकते उसमें। तो डीजल इंजन के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेन चीज़ है वो है इंजेक्टर्स। उसमें हमें पहले प्रेशराइज करना पड़ता है फ्यूल को, डीजल को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अंदर प्रेशर 35 बार से, तो उसका कम से कम 40 बार के अंदर जो है प्रेशर होगा, तभी इंजेक्ट होगा अंदर फ्यूल। तो पहले तो उसको फ्यूल को उसका प्रेशर बिल्डअप करना है, वो कौन करते हैं? इंजेक्टर करते हैं सारा काम। तो फ्यूल पंप्स होते हैं और इंजेक्टर्स होते हैं। फ्यूल पंप फ्यूल का जो है प्रेशर बिल्डअप करता है और उसको इंजेक्ट करता है जस्ट व्हेन द कंप्रेशन स्ट्रोक इज, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होती है और पिस्टन जैसे ही थोड़ा सा मूव करना शुरू करता है बैकवर्ड, उस समय क्या होता है? हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे ही इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो एकदम क्या करता है? फ्यूल कैचेस फायर और यहाँ एक्सप्लोजन होता है और ये पिस्टन को पीछे मूव करता है, आगे पुश करता है, तो वी विल गेट सम वर्क आउटपुट। तो ये डिफरेंस है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के अंदर।